हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लीगल स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ CUET एंड कंसर्न यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सबों को पता है, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल स्टडीज़, इन सब का जिक्र पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज भी हुआ है एंड CUET ने अपने सिलेबस में इसका जिक्र किया हुआ है। तो हम आज से ये क्लास शुरू करने वाले हैं। हमारे ये चैनल जो है आपको CUET पॉइंट पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक डिफिनेट टाइम में मिल जाएगी। 3 PM पे हमारी ये वीडियो आती है और एग्ज़ाम में अभी लगभग 3-4 महीने हैं। उससे पहले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके एंट्रेंस के लिए, मतलब जो भी सब्जेक्टेड हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, उन सब का हमने टाइम टेबल भी बना दिया है। सो काइंडली फॉलो दिस टाइम टेबल। आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। CUET पॉइंट पे ये क्लासेज जो हैं इस टाइम पे मिलेंगी। सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स डेली रहेगा एक्सेप्ट संडे, क्योंकि संडे को हम गाइडेंस वीडियो, मोटिवेशन वीडियो, मेंटरशिप वीडियो ये सब लेकर के आएंगे। एंड द नेक्स्ट डे इज़ 9 to 11 AM। ये पेड कोर्सेज के बच्चों का टाइमिंग है। सो वी विल ब्लॉक फॉर देम। एंड 3 PM लीगल स्टडीज, प्रैक्टिस सेट, पॉलिटी, मिक्स GK, अलग अलग दिन पे आपको ये दिख रहा होगा। द नेक्स्ट इज 7 PM। पहले 2 दिन यानी मंडे ट्यूसडे हमारा ज्योग्राफी है। डू का मतलब है रेगुलर यही चलेगा, ये आपका उसी दिन रहेगा। मतलब डू का मतलब ज्योग्राफी के बाद ट्यूसडे को भी ज्योग्राफी, फिर वेडनेसडे को हिस्ट्री के बाद, फिर थर्सडे को हिस्ट्री, फ्राइडे सैटरडे को मिक्स GK। ठीक है, मिक्स का मतलब है यहाँ मिक्स GK होगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा। जो भी होगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से मैं बता दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। और आपको जो ये लीगल स्टडीज़ की जो बुक दिख रही है ये भी टेलीग्राम पे हमने सेंड कर दी है ऑलरेडी। सो पहले बता दें, क्लास 12th में ये CBSE बोर्ड में पढ़ाया जाता है और ये CBSE बोर्ड की बुक है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, नो वरी। और ये इंग्लिश में ही आती है। सो काइंडली इस चीज़ की हिंदी में डिमांड ना करें। मैं आपको हिंदी में समझा जरूर दूंगा, बट ये इंग्लिश में ही आती है माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं पढ़ने के अलावे। ठीक है, जब ये बुक आप देखोगे तो ये चीज़ें यहाँ पे शुरू होंगी और मैं 2 पेजेस व्यू में आपको दिखाता हूँ, काफ़ी कूल आपको दिखेगा। ठीक है, ओके। सो ये यहाँ से शुरू होगा, आपको प्राइस वगैरह दिखेंगी। फिर भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, हम भारत के लोग, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दोनों चीज़ें आप लोग याद कर लो, हिंदी या इंग्लिश में जो भी आप याद करते हो। जैसे मुझे याद है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। देखो, याद करना हार्ड है, ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, याद करने के कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, जैसे आप सुबह सोने के बाद तुरंत इस चीज़ को देख लो और रात में सोने से पहले देख के सो जाओ। तो ये चीज़ कुछ दिन, जब ऐसे 2-3 दिन करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, साइंटिफिक एक्सरसाइज, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान इसको मानते हैं। तो आई थिंक ठीक है, क्लासेस सब स्मूथ चल रही हैं। तो एक बार हमें कमेंट करके आप लोग बता दो कि हाँ स्मूथ चल रही हैं, एकदम बिना रुके हम लोग पढ़ेंगे, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा कवर करना है। सो अगर वो वीडियो चाहिए कि कैसे याद रखने में और अपने मेमोरी पावर को बढ़ाए, तो कमेंट जरूर करेंगे हमें। फिर इसमें जो भी आपका सिलेबस है, जुडिशियरी, टॉपिक ऑफ लॉ में ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है। आपको हम एक एक चीज़ें पढ़ाएंगे, जो आपके सिलेबस में होगा वो सब यहाँ से हम लोग कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से जुडिशियरी। एंड लेट्स लाइक फर्स्ट वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग नहीं दबाते हो। बेल आइकन जब तक नहीं दबाओगे माय डियर, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब लोग कमेंट करके परेशान होते हो या मुझ पर प्राइवेट मैसेज भी करते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है जब आप ये नहीं करोगे। ठीक है, चलिए जुडिशियरी स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि जुडिशियरी तो सर हम समझ ही रहे हैं, सर ने पॉलिटी में, मैंने पॉलिटी के चैप्टर में भी पढ़ाया, लेकिन यार यहाँ समथिंग डिफरेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जुडिशियरी अकॉर्डिंग टू द लॉ पर्सपेक्टिव। लॉ के पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी है, क्या आप जो अभी तक पढ़े हो वही जरूरी है या कुछ इसमें डिफरेंट जानना है, डिफरेंट और स्पेशलाइज्ड जानना है। ठीक है, जुडिशियरी कहाँ से आया था, तो ये लॉ का ही तो पार्ट है। अभी अपने देश में क्या 3 सरकार के अंग है ना, पहला क्या है,
न्यायपालिका पहला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला होता है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, ठीक है। दूसरा क्या होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तीसरा क्या है जुडिशियरी, है ना। तो तीसरे नंबर पे है। पहला बेसिक चीज़ तो आपको ये याद होना चाहिए, ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एकदम बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो हमारे देश में भी जुडिशरी का प्रोविजन किया गया, बाकी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना जब, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, आपको इतने कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट्स, कॉमन लॉ, एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इम्पार्शियलिटी ऑफ जज, judicial review, separation of power, division of power, checks and balance, basic structure, collegium system in appointment of judges and impeachment. These are all the मतलब सब टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियोज। मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर उसके आगे पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला इसमें जो है हम लोग हेड बात करें तो अगर पूरे देश के न्यायपालिका का हेड कौन होता है, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में छाप दो कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन और वो कितने नंबर के हैं, ठीक है। मैंने यहाँ ट्रिक भी दे दिया आपको कितने नंबर के हैं, यानी कि आपको ऑप्शन देता हूँ 45, 46, 7, 48, जो भी होंगे आप कमेंट करके बता दो। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं जो कि इसके हेड होते हैं। और इनके साथ करंट टाइम में और कितने जजेस मैक्सिमम बैठ सकते हैं, तो वो 33 जजेस बैठ सकते हैं। पहले ये रूल था 31, इवन इस बुक में भी 31 दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये 2014 में किताब छपी है, उसके बाद अपडेट नहीं की गई है और ये रिसेंट में अपडेट किया गया 33+1, ठीक है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ कितना है 33+1, ये आपको पता होना चाहिए। चलो जी, अब सुप्रीम कोर्ट के नीचे होते हैं हाई कोर्ट। ये इमेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। हाई कोर्ट है, चूंकि बहुत लोग जज बनने की उम्मीद रखते होंगे तो ये नहीं, ये स्ट्रक्चर काइंडली समझ लेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जिसमें आप CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबसे हेड होते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स होती हैं, जैसे नदी के लिए ट्राइब्यूनल्स होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के किसी मामले के लिए। देखिए ट्राइब्यूनल्स बहुत चीज़ों के होते हैं, IAS ऑफिसर्स की जो केस मुकदमे लड़े जाते हैं वो भी ट्राइब्यूनल्स में होता है। सो काइंडली हमारे क्लासेस में पेन और पेपर नहीं तो कॉपी लेकर के एक बैठो और उस कॉपी पे लिख दो कि सर की क्लास, जो आप चाहते हो, आप फ्री हो, एक कॉपी 50-60 रुपए की, 100 रुपए की खरीद लो, लिख दो, क्योंकि ये रामायण महाभारत की भाषण मैं नहीं दे रहा हूँ कि आपको सुनने में मजा आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा और इससे जिंदगी बनेगी। तो ट्राइब्यूनल बहुत सारे उद्देश्यों के लिए होता है, जब हम ट्राइब्यूनल पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट के नीचे सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट, हिंदी में क्या कहते हैं दीवानी और फौजदारी। सिविल कोर्ट में क्या समझते हो आप लोग, सिविल कोर्ट में मैं बताता हूँ। सिविल कोर्ट में मतलब जो आपसी झगड़ा होता है, किसी ने किसी को गाली दे दिया, किसी के ऊपर गर्म पानी डाल दिया, किसी ने मतलब सड़क चल रहा है तो कोई थूक दिया, तो ये सब सिविल मैटर है। मानहानि का मुकदमा, ये सब सिविल है। क्रिमिनल क्या हो गया, कहीं पे गोली चल गई, कहीं पे किसी का मर्डर हो गया, कोई बड़ा पॉलिटिकल मर्डर हो गया, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या जज को ही कोई मतलब मारपीट कर दी गई, किसी भी तरीके का जिसमें खून निकला हो, सिंपल समझो ना, ज़्यादा बोझा नहीं दिमाग पे देना है, वो क्रिमिनल मैटर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हथियार का इस्तेमाल हुआ है। सब समझेंगे हम लोग आराम से। अब अगला होता है स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स में सर्विस टैक्स, कंज्यूमर लेबर, ये सब अलग अलग कोर्ट होते हैं। कंज्यूमर कोर्ट, टैक्स कोर्ट, सब सुनते होंगे आप लोग न्यूज़पेपर में। कोशिश करिए कि डेली न्यूज़पेपर एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा पढ़ें। स्ट्रक्चर, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेज इन इंडिया, ये जानना सबसे जरूरी है। मैंने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी बहुत चीज़ें आपने देखी, तो समझना पड़ेगा ना। सिस्टम में जाना है तो सिस्टम को समझना पड़ेगा, ठीक है। Structure and hierarchy of courts in India. The Constitution of India lays out the framework of the Indian judicial system. India has adopted a federal system of government which distributes the law enacting power between the center and the state. हिंदी वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, इसको थोड़ा आराम से समझेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसी तरीके से जो फ्रेमवर्क अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए भी फ्रेमवर्क है और फेडरल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है,
ठीक है। अब इस फेडरल सिस्टम में क्या है, लॉ को, कानून को दोनों के लिए यानी कि सेंटर एंड स्टेट के लिए अलग अलग बांटा गया है। तो क्या समझेंगे इसे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमारे देश में, आगे जब हम पढ़ेंगे इसे, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशियरी। ये वर्ड याद रखना, ये एग्जाम में आपके आ चुका है कई बार, ये याद रखना, लॉ के लिए, बच्चों के लिए एकदम वीवीआई है। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, और सबसे ऊपर जो है वो सबसे पावरफुल है। ये नहीं कि ये इसके नीचे है और इससे हट के कुछ बता देगा जो मतलब नहीं होता है कि मान्य नहीं होगा। सबसे ऊपर जो क्या कहते हैं, पहले बेटा, फिर पिता, फिर पिता, फिर बाबा, फिर परबाबा, ऐसे करके होता है ना। तो जो सबसे ऊपर है उसकी बात सबसे ज़्यादा मानी जाती है और वही वैलिड होता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट, आप लोग कई बार पढ़ते होंगे, निरस्त कर देता है वो। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। यूज द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब हिंदी में इसकी नाम मुझे नहीं याद, ध्यान आ रहा है, बट ये इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत। हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, एकीकृत, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ कोर्ट्स टू एडमिनिस्टर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। अब देखो, इंटीग्रेटेड सिस्टम तो है, उनको दोनों लॉज को देखना है, स्टेट लॉज को भी और सेंट्रल लॉज को भी। अब जनरली स्टेट हाई कोर्ट में जो मुकदमे होते हैं वो सबसे पहले फोर एंड फॉरमोस्ट किसको ध्यान देते हैं, वो स्टेट लॉज को ध्यान देते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों को ध्यान दे के उसको चलना है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्टेट लॉज थोड़ा डिफरेंट है, रिजर्वेशन का हो या बहुत सारी पॉलिसीज का हो सकता है वो। तो सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली, ये तो आप लोग जानते हो। It is followed by various high courts at the state level which function for one or more number of states. कभी कभी एक हाई कोर्ट 2-3 स्टेट के लिए भी करता है, ये आपको लिस्ट में दे दूंगा। द हाई कोर्ट्स आर फॉलोड बाई डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले क्या है, एससी सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये डीसी का क्या मतलब है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आई होप आप ये लोग समझ रहे होंगे। तो ये ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में सिविल कोर्ट आएगा, दीवानी फौजदारी, लोअर कोर्ट आएगा। टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स देयर एग्जिस्ट स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स। अब कुछ ट्राइब्यूनल्स भी एडजुडिकेट सेक्टर को करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक होता है। ट्राइब्यूनल्स का क्या मतलब है, कोई एक ऐसा, मतलब कि आप सिंपल समझो, अपने देश में जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, या कोई और भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जिसमें ट्राइब्यूनल्स का गठन किया गया था। जैसे राम जन्मभूमि था, ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे हम लोग आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था, 1773 में। पॉलिटी की आपने वीडियो देखी थी, उसमें मैंने बताया था कहाँ हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में, और उस समय 4 जज कुल हुआ करते थे। तो ये देखते हैं, इट रिप्लेस्ड बोथ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जुडिशरी कमेटी, प्रीवी काउंसिल। ये सबको रिप्लेस करके सिंपल बनाया गया। पहले जब अंग्रेज थे तो उस समय एक तो फेडरल कोर्ट कहलाता था वो, उसके बाद जुडिशियल कमिटीज कुछ होते थे, प्रीवी काउंसिल होते थे, ये सबको खत्म करके एपेक्स कोर्ट किसको बनाया गया। तो इंडिया का सबसे एपेक्स मतलब होता है सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा कोर्ट कौन है, सब लोग कमेंट करके बता दो जरा, सबसे ऊंचा कोर्ट कौन है। ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। As it stood in 1950, envisaged a Supreme Court with a Chief Justice and 7 judges. उस समय 7 ही जज का प्रोविजन था। तो ये क्वेश्चन में आ चुका है, आपको ये ध्यान रखना है। द पार्लियामेंट वॉज ग्रांटेड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज। पार्लियामेंट को ही ये पावर है कि वो जजों की संख्या को बढ़ा सकता है। जनरली क्या प्रोविजन है, प्रोविजन ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो लिख के देते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री इस पर डिस्कस करती है, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर वो नए कानून बन के आते हैं। अब इसमें मैंने कहा था आपको कि ये 2014 का किताब छपा हुआ है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की कुल जजों की संख्या कितनी थी, वो 31 थी, तो इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी कितनी है, अभी 34 है, 33 प्लस 1। बात समझ गए आप लोग, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाई कोर्ट्स के बारे में थोड़ा आप लोग स्टडी करो यहाँ पे। करेंटली इसमें भी देखो, अभी तक करेंटली हाई कोर्ट्स टोटल नंबर कितने हैं इंडिया में, कोई बता सकता है क्या।
24 से बढ़ चुका है। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क ये होगा, आपको ये डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अभी रिसेंट में नॉर्थ ईस्ट में हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको चूँकि अपडेट रहोगे तभी एग्ज़ाम दे पाओगे, तो इस चीज़ को नहीं ध्यान देना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि मद्रास हाई कोर्ट का एग्जाम्पल है, चेन्नई में, बॉम्बे में, ये सब देखते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सब ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कि सबसे पहले बने थे। मैंने बताया था ABC याद रखिएगा, कलकत्ता, बॉम्बे, इलाहाबाद, 3 हाई कोर्ट कब बने थे? ये तीनों 1861 में, ये तीनों हाई कोर्ट। ये यहाँ दिया नहीं है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, काइंडली नोट करते चलिए। ठीक है, चलो ये चीज़ें हो गई। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में आप अगर आप पढ़ोगे तो इसका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। कोर्ट्स का सारा मामला हम लोग, द कोर्ट्स दैट फंक्शन बिलो हाई कोर्ट्स आर पॉपुलर नोन एज लोअर कोर्ट। जनरली लॉ के केस में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूज नहीं होता है वर्ड, लोअर कोर्ट हायर कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट। अब जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट में डिवाइड होते हैं, प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज। यही सेशन जज सबसे हेड होता है। तो जो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट पहले अंग्रेजों के टाइम में हुआ करते थे, वैसा ही लगभग सिस्टम आज भी है, और उसको सेशन जज नियुक्त होते हैं उसमें। तो सेशन जज का मतलब क्या होता है? सबसे वहां का हेड, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट का हेड जज। द जज इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन सी और ही प्रिसाइड ओवर अ सिविल केस, एंड अ सेशन जज अगर वो कोई सिविल केस देखता है, ठीक है, एंड तो उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। यहां समझना है, सिविल केस के लिए उसका नाम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज। एंड हमारा जो है सेशन जज के लिए नाम क्या किसका होगा? सेशन जज, जब वो क्रिमिनल मैटर को देखेगा। अब आप समझ गए? तो मतलब क्या है, जैसे वो काम जाता है जिस काम में, उसका नाम बदल जाता है। लिख लेना कॉपी पे दोनों को अलग अलग करके। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं सुपर 250 में, वो प्लीज़ सुपर 250 वाले बच्चे अपना नोट्स शेयर करेंगे एक दूसरे को। BLLB का भी अलग प्लेलिस्ट है और अलग उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर लिंक चाहिए तो कमेंट करो, उसमें मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप जो कमेंट करोगे उसी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, द जज इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट जज एंड ही प्रिसाइड्स ओवर अ सिविल केस एंड सेशन जज। अब ये समझ गए आप लोग? डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन और सेशन जज। ये तो समझ गए। एक और नाम यहाँ पे आ गया, मेट्रोपॉलिटन। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा तभी होगा, यहाँ यही समझना है। अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मतलब छोटा सिटी है, तब तो डिस्ट्रिक्ट जज ही कहेंगे। लेकिन अगर वो बड़ा सिटी है, स्टेट ने उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन जज कहेंगे। जैसे होता है कहाँ, महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में मेट्रोपॉलिटन जज बैठते हैं। पटना में बात करें तो पटना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उनका जो हेड जज होगा उसका नाम क्या होगा? क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब डिस्ट्रिक्ट जजेस मे बी वर्किंग विद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डिपेंडिंग अपॉन द जुडिशियल वर्कलोड। अब उनके वर्कलोड के हिसाब से ये तो नहीं पूछेगा, बट वो कर सकते हैं काम। द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो हाई कोर्ट जज। The district court also holds a appellate jurisdiction and supervision over all subordinate courts below it. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो अपने नीचे सभी कोर्ट्स के सुपरविजन कर सकते हैं। ऑन द सिविल साइड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इंक्लूड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या क्या होता है देख लो। जूनियर सिविल जज कोर्ट होता है, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट होता है, सीनियर सिविल जज कोर्ट होता है, ऑल्सो सब कोर्ट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑन द क्रिमिनल साइड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग डिसेंडिंग समझते हो ना? असेंडिंग ये होता है, डिसेंडिंग ये होता है। फिर आता है सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लास्ट में आते हैं सबसे ऊपर। सबसे छोटे हो गए सेकेंड क्लास, फिर फर्स्ट। ये ऊपर बढ़ते हुए सीरीज में है। ये असेंडिंग में लिखने का मतलब है बढ़ते क्रम में। हिंदी वाले बच्चे जान लेंगे। अब ये तो इतना चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। देखो यहाँ काम करना है, इसमें एडमिशन लेना है, तो ये तो जानकारी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मुंसिफ कोर्ट्स आल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ दिस हायरार्की। अब मुंसिफ कोर्ट्स भी होता है। इसका क्या मतलब होता है? मुंसिफ कोर्ट्स जो है वो लोएस्ट होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे लोएस्ट क्या होता है? मुंसिफ कोर्ट। समझ गए आप लोग?
पहले दोस्तों हमारे BLLB और LLB की हमारी पेड कोर्सेज भी चलती हैं, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ ये वीडियो लाइक भी कर दो। तो इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग मैटर्स ऑफ सिविल नेचर एंड फंक्शन बिलो द सबऑर्डिनेट कोड, ये लोएस्ट होता है और इससे अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें भी केस चलता है। द pecuniary limits meaning the court's ability to hear matters up to particular claim for money are notified for the respective state governments। हाँ, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये जो जितने आप लेवल पे कोड देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारे कोड की मैंने बात की, अलग अलग मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये पूछेगा नहीं, बट आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ दिखा है, अगर इस चीज़ को एक बार आप कॉपी में नोट कर लोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा आपको। सबसे नीचे का मैंने बता दिया मुंसिफ कोर्ट, और सबसे ऊपर जो होता है उसका नाम क्या है, सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज। सेशन कब नाम देंगे, जब वो क्रिमिनल केस देखेगा। सिविल कब नाम देते हैं, जब वो सिविल कोर्ट सिविल मैटर देखता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। अगर वो वही जज बड़े से जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में मेट्रोपॉलिटन में बैठता है तो उसमें मेट्रोपॉलिटन जज बैठते हैं। जैसे बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस में हमने देखा था, वहाँ मेट्रोपॉलिटन जज उसको ऑर्डर पास करते थे। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, सबसे लोएस्ट में मुंसिफ कोर्ट हो गया। अब इसमें इनके सबके लिमिट्स होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर 1 लाख तक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, 1 लाख तक का मुद्दा है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखेगी। अगर 10,000 तक का मुद्दा है, 5,000 का मुद्दा है, और अगर इतने का मैटर है तो वो मुंसिफ कोर्ट दिखेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून बनाने का उसको राइट है। समझ गए आप लोग? पॉइंट्स टू नोट, A group of judges sitting together on a legal matter in a court constituted a bench। अब आपने तो अभी तक एक सिंगल जज की बात समझी। यहां कह रहा है कि अगर कहीं कहीं देखते होंगे आप लोग किसी फिल्मों में 4-5 जज बैठते हैं, वो उनको बेंच कहा जाता है। जनरली ऑड नंबर में बेंच बनाए जाते हैं, 3 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, 7 मेंबर होंगे, 11 मेंबर होंगे, ऐसे ऐसे 11 तो अभी तक मतलब रेयरली ऐसे बड़े बड़े बेंच बने हैं, लेकिन 5, 3 ये सब कॉमन है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर 2 होंगे तो एक होगा तो वो विड्रॉ हो जाएगा मैटर, इसलिए 2 लोगों को एक तरफ जाते हैं तो वो केस का फाइनल हियरिंग माना जाता है। समझ में आ रहा है सबको? आई थिंक तो दोस्तों को भी शेयर करना है यार थोड़ा अपने स्टडी ग्रुप्स में। एडिशनल बेंच कंप्राइजेस 2 और 3 जजेस। एडिशनल डिविजनल बेंच जब बनते हैं तो, ठीक है, एडिशनल नहीं डिविजनल बेंच है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंप्राइजेस 5 और मोर जज। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को अगर देखना है तो याद रखिए, इसमें कम से कम संविधान का मैटर है तो 5 से ज़्यादा और 13 से कम बेंच रह सकते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब ट्राइब्यूनल जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये नेक्स्ट क्लास आप लोग कल ही चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज कल हम लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे इनसे रिलेटेड और इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम से पहले मैं सब कुछ खत्म करवा दूंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको दबा देना है। थैंक यू सो मच।